गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नंदन पांडे। मैं इतिहास का लेक्चरर डिमॉन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह क्लास एसएससी फाउंडेशन बैच जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विषय सब्जेक्ट विषय होते हैं कॉमेट पार्टी का विषय। ठीक ना। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आधुनिक भारत की शुरुआत किया और मैंने इसमें 1857 का फ्रेंच विद्रोह का पूरा वर्णन किया। मैंने मेरे पिछले 2 लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरा विस्तार से इसका वर्णन किया है। और आज सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है, महत्वपूर्ण विषय जो है, वो है कांग्रेस पार्टी का विषय। तो इसे मैं 2 भागों में विभाजित करूंगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का उदय से पहले की घटना क्या हुई। तो इसके परिप्रेक्ष्य में इसकी सही पद्धतियों को मैं पहले वर्णन करता हूँ, उसके बाद में आपको आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ, तब आपको पूरा का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, बहुत योग्य व्यक्ति था, ऐसी बात नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले 1854 में ध्यान रखिएगा, 1854 में क्या किया, लोक सेवा आयोग से आप बोल सकते हैं आईएएस से लोक सेवा आयोग की परीक्षा की शुरुआत करवाई। अब शुरुआत करवाई तो इसमें बहुत सारे भारतीय लोगों ने क्या किया, भाग लेना शुरू किया, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम थी, मतलब बमुश्किल से 10-15। तो सबसे पहले 1864 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले आईएएस बने। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो एक व्यक्ति जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी। इनका एक किताब है, उस किताब, ये भी बहुत पढ़े लिखे थे, तो इनकी एक किताब है, इनकी किताब जो है उस किताब का नाम बहुत ध्यान से सुनना, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश किताब है। इस किताब में 1867 में जैसे इन्होंने इस किताब को लिखा तो इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया, धन पलायन का सिद्धांत, या इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। धन पलायन का सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा कि धन पलायन का सिद्धांत कैसे हुआ। और ध्यान रखना, जब तक आप इस स्टोरी को नहीं समझेंगे और मैं बहुत बिल्कुल मामूली चीजों से समझा दूंगा, तब तक आप कांग्रेस पार्टी का उदय का आप कारण नहीं जानेंगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी बनी, इस पार्टी की स्थापना में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। तो सोचिएगा, एक पार्टी जो भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, उसको एक अंग्रेज कैसे सेटअप करेगा, ये तो कॉमन सी बात है। उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या था, वो धन पलायन का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। इस स्टोरी को जब यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले धन पलायन का सिद्धांत, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2-3 भागों में बांटता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश यहाँ पे 1608 में सूरत में उसकी पहली फैक्ट्री बनी। तो 1608 से लेकर 1757 तक की बात है। फिर
1757 से लेकर 1857 और सी जो है 1857 से लेकर 1957। हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों के इस पीरियड के 3 भागों में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी, फिर बात करेंगे इसकी, और फिर बात करेंगे। ये 3 चीज जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप सोचोगे कि हाँ कांग्रेस पार्टी के वजह का कारण क्या रहा। तो मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ। तो अंग्रेज यहाँ से क्यों आए थे, यूरोपियन लोग यहाँ से क्यों आए थे, वो आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए। और व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। कोई भी व्यक्ति, आप सोचो वास्को डी गामा यहाँ पे आया, तो यहाँ से मसाले का जब व्यापार करके गया, तो मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसने 1 रुपए का मसाला यहाँ से खरीदा और पुर्तगाल में उसने 260 रुपए में जाकर बेचा, तो कितने का प्रॉफिट, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये वाला प्रावधान ये 1608 से 1757, 1757 से 1857 और 1857 से 1947, ये 3 भाग में इसको विभाजित कर देता हूँ। और ये तीनों की तीनों बात ना, ये कहानी सुनिए, ये दादा भाई नवरोजी की पुस्तक पॉवर्टी इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, यानी कि उसमें एक सिद्धांत था धन सलाइन का। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने क्या कहा, अब कहानी क्या है, 3 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब यहाँ पे रह रहे हैं ना, तो कुछ लोग, जैसे देखिए मैं आपसे अगर पूछूं कि अंग्रेज यहाँ पे अच्छा किया है बुरा किया है, तो दो प्रकार के व्यक्ति होंगे। एक तरफ से सोचे अच्छा भी किया, और दूसरी तरफ से उन्होंने बुरा भी किया। अच्छा क्या किया, अच्छा मैं बोलता हूँ, मैं दोनों, मैं सकारात्मक बताऊंगा और नकारात्मक बताऊंगा। सकारात्मक ये बात है कि 1947 से पहले भारत जो है छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, और आज पूरा का पूरा भारत एक है। और हम किसी राज्य से नहीं जाने जाते हैं, हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। अब पूछे, अगर हम एक होते तो क्या मुगलों की इतनी हिम्मत होती कि भारत से आक्रमण कर देते? क्या दिल्ली सल्तनत का इतनी हिम्मत होता कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी गजनी, उसकी हिम्मत होती वो भारत से आक्रमण कर देता? नहीं। क्योंकि इस समय एक थे नहीं, हमारे अंदर राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की विचारधारा थी नहीं। आज सोचिए कि कश्मीर में कोई व्यक्ति, कोई फौजी मारा जाता है, उसमें पूरा देश एक हो जाता है, पूरा देश उबल जाता है। तो ये क्या है, एकता है ना। उस एकता को क्या बोला गया, राष्ट्रवाद कहा गया, ठीक ना। तो उसकी बात, तो ये कैसे हुआ कि अंग्रेज नहीं आते, अंग्रेज अगर नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता कि पूरा भारत हमारा एक है। तो आप सोचेगा कि जब भारत हमारा आजाद हुआ, उस समय भारत ना छोटे छोटे भागों में 567 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे जमींदारी पर थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, इसको बकायदा पूरे भारत को एक करने में बहुत दिखाई। इसीलिए पटेल को हम लोग आयरन मैन यानी कि भारत का लक्ष्य तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज जब आए उन्होंने क्या किया, एटलीस्ट ये किया, उन्होंने शोषण किया, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को एक करने में, एक संविधान के दायरे में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये हमें मानना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने शोषण किया, हमारा शोषण किया। अब सोचो कि पाकिस्तान आपका बट गया, बांग्लादेश बट गया, क्या आपको दुख नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। आखिर कभी ना कभी हमारा भाग था, लेकिन अब वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। कितने दुख वाली बात है, बांग्लादेश कितने दुख वाली बात है। तो ये किसके वजह से हुआ? बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने आपस में इनकी जो रोटियां सेकी गई, इस पर भी लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोग, अब ये मैंने सकारात्मक बातें बोली, और नकारात्मक बातें ये हैं कि इन्होंने यहाँ पर शोषण किया। भारत बहुत उस समय संपन्न था, और भारत में राजा महाराजा जो होता है वो वास्तव में आदमी तो होता नहीं है। तो कैसे? अब ये बताओ कि जितने भी राजा महाराजा हैं उनके बाल बच्चे तो पढ़े लिखे होते थे, ऐसा तो है नहीं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन आम जनता अनपढ़ क्यों होती थी? अब ये बताइए, कितने हॉस्पिटल उन्होंने बना दिए, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, कितने जीटी रोड बना दिए, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, एयरपोर्ट बनाया? नहीं बनाया। लेकिन क्या उनके बच्चे पढ़े लिखे थे ना? हाँ बिल्कुल थे। कौन नहीं पढ़ा लिखा था? दारा सिकोह पढ़ा लिखा था, औरंगजेब पढ़ा लिखा था, शाहजहां पढ़ा लिखा था, अकबर को छोड़कर सभी व्यक्ति पढ़े लिखे थे।
तो मतलब उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आम जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये कहाँ का प्रावधान है भाई? ये तो जनता के साथ भेदभाव है। शिक्षा तो सबकी समान रूप से मिलना चाहिए। तो सोचिए कि जब अंग्रेज आए तो एटलीस्ट उन्होंने क्या किया, शिक्षा का व्यवस्था कराया। कलकत्ता विश्वविद्यालय खुला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुला, बहुत प्रकार के विश्वविद्यालय खुले, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खुला, अलीगढ़ विश्वविद्यालय खुला ना भाई। आखिर उसमें पहले एक भी व्यक्ति नहीं पढ़ता था, अब कम से कम 10 व्यक्ति पढ़ना तो शुरू किया। हम ये मान के चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1608 से 1757 का धन पलायन का सिद्धांत करेंगे। उसके बाद 1757 से 1857 का धन पलायन। तो जैसे कि आपको पता है, हम पहले ए वाला पॉइंट करते हैं। 1608 से 1757, ठीक ना। अब यूरोपियन में कौन कौन थे भाई, देखिए। यूरोपियन में थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे बहुत सारे थे। तीसरा है पोर्टुगीज पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे सारे लोग थे। अब इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, कच्चा माल शोषण किया, कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और वो कैसे व्यापार करते थे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है ना, उस कंपनी का मैं यहाँ से चर्चा करना शुरू करता हूँ। एक उदाहरण देते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये भारत है, ये क्या है, भारत। तो भारत में कच्चा माल वो अभी भी है, कच्चा माल। तो कच्चा माल अगर मैं बोलूँ ना, आप क्या बोलेंगे, जैसे कपास, वहां तो कपास नहीं उत्पादन होता है यूरोप में, कपास हो गया, मसाले हो गए, गेहूं हो गया, अनाज हो गया, ये आज भी पूरी दुनिया में भारत में से ज्यादा होता है, पाकिस्तान को भी अगर इंक्लूड कर ले तो, ठीक है ना। और विश्व का सबसे अच्छा रेशम, विश्व का सबसे अच्छा सिल्क, विश्व का सबसे अच्छा कपास, ये सब कहाँ मिलता है, आज भी हमारे देश में मिलता है। तो अब यूरोप में ऐसा मिलता है, यूरोप में ऐसा नहीं मिलता है। तो कच्चा माल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यूरोप जा रहा है, ये है यूरोप। तो यहाँ से कच्चा माल है, कच्चा माल जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, यूरोप। तो भाई जब यहाँ से माल वहां जाएगा तो बदले में तो पैसे आएंगे ना। तो उस समय तो डॉलर, पाउंड और ये सब तो चलते नहीं थे। तो बदले में क्या आएगा, सोना आएगा। क्या आएगा, सोना, गोल्ड, ये गोल्ड है। तो आप सोचो, यहाँ से कच्चा माल यूरोप जा रहा है और वहां से माल के बदले क्या आ रहा है, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, वहां से भारत में आ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ होगा, भारत के लोग, उनकी संपन्नता बढ़ गई होगी, वो अधिक संपन्न हो गए, उनके पास अधिक पैसे हो गए। अब आज ही देख लो, हमारे किसान जो आत्महत्या करते हैं, अगर उनके पास ये सोना, ये चांदी यूरोप से आना शुरू हो जाए, आम की फसल अभी है, आम के बदले उनको सोना मिलना शुरू हो जाए, तो सभी किसान हमारे जो है वो संपन्न हो जाएंगे। तो उसी प्रकार 1608 से 1757 के समय भारत से कच्चा माल जा रहा था, यूरोप जा रहा था, और यूरोप में उस माल की इतनी ज्यादा खपत हो जाती थी कि भारत में माल की, कच्चे माल की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और बदले में वहां से क्या आता था, सोना भारत में आता था। ये व्यापार कैसा था, बहुत ही अच्छा व्यापार था। ये कर कौन रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो अभी मुनाफा कहाँ कमा रही थी, वो सिर्फ अभी यूरोप में कमा रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली, अब परिस्थितियां क्या होने वाली है, बदलने वाली। ये मैंने एक पॉइंट किया। अब क्या हुआ, ये तो मैंने बोला 1608 से 1757। तो अब कंपनी चाहेगी ना कि मैं यूरोप में मुनाफा तो कमा रहा हूँ, अब मुनाफा मैं भारत से कमाऊं, भारत से सस्ते दाम पर कच्चा माल लूं। अब उसने क्या किया, एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है भारत के इतिहास में, प्लासी का युद्ध। इसको मैं बाद में बताता हूँ। प्लासी युद्ध के बाद क्या होता है, मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बनता है और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर के वहां से व्यापार करने की अनुमति दी। अब देखिएगा बी घटना जो होती है। अब ये घटना कब से घट रही है, 1757 से लेकर 1857 के बीच की घटना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये भारत है,
ये आपको ये समझने जरूरी है। ये भारत है और ये कच्चा माल है। ये भारत है और ये कच्चा माल है। और यहाँ से माल कहाँ जा रहा है? यूरोप जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? यूरोप जा रहा है। अब क्योंकि इंग्लैंड में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई क्या, वहां पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। मशीन लगने शुरू हुए, बड़े बड़े मशीन। ये कपड़े जो है ना, अब ये मशीन से बनने शुरू हुए। अब जहां पहले हाथ से बनाए जाते थे, बुनकर होते थे, अब मशीन से बनाए जाएंगे तो वो कपड़ा तो ऑब्वियसली सस्ता होगा। तो अब ये कच्चा माल कहाँ जाने लगा? यूरोप जाने लगा। अब यहाँ से इतना माल यहाँ पे जाने लगा कि यहाँ पे भी खपत पूरी हो रही है और ये माल यहाँ जाके यहाँ बनता था और वहां से ये कच्चा माल यहाँ गया, कच्चा माल, और वहां से फिर क्या हुआ, वही कच्चे माल को तैयार करके यानी कि तैयार माल भारत में बेचा जाने लगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक लेते हैं हम लोग कपास जो है, कपास की अगर लागत मान के चलिए 100 रुपए किलो है, 100 रुपए केजी है, लेकिन सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है किसानों से कि मैं कपास तुमसे 75 रुपए किलो लूंगा, मैं 75 रुपए केजी लूंगा। तो किसानों के पास कोई चारा तो है नहीं, वो क्या करे, क्योंकि सरकार का आदेश है। तो किसान अब अंग्रेजों को 75 रुपए किलो कपास बेच रही है, 75 रुपए किलो कपास बेच रही है। तो मतलब 25 रुपए का मुनाफा किसको हो गया? कंपनी को हो गया। तो जब ये माल यहाँ पे गया, कहाँ पे गया? यूरोप गया, और यूरोप से माल बनकर तैयार हो गया, और तैयार होकर पुनः जब भारत में आया तो वो माल इतना सस्ता हो गया कि भारत में जो हाथ बुनने वाले कपड़े थे, उन कपड़ों की तुलना में उनके कपड़े बहुत सस्ते हो गए। भारत में जो हाथ से बुनने वाले कपड़े हैं उनकी कीमत 100 रुपए मीटर है, तो यूरोप से जो कपड़ा तैयार होकर आ रहा है भारत में, उस कपड़े की कीमत 15 से 20 रुपए मीटर है। तो अब सोचेगा कि तैयार माल जो हो रहा है, यहाँ से भी 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और वहां से जो माल बनकर तैयार हुआ, वहां से भी धन का जो यहाँ के व्यक्ति खरीदेगा कपड़ा, उस कपड़े से क्या होगा, उस कंपनी को प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दोनों तरफ से लाभ होना शुरू हो जाएगा। और जो ब्रिटेन के जो सरकार के लोग थे, जो अपना माल यहाँ पे बेच रहे थे, सरकार के काम करवा रहे थे, उन अधिकारियों के, उन ऑफिसर्स के, उनकी पेंशन, उनकी सैलरी, वो सब कहाँ से दी जा रही है? वो सभी के सभी भारत से उनकी सैलरी दी जा रही थी। उनके पेंशन, उनके रहन सहन के सभी खर्चे जो है वो यहीं से उनकी पूर्ति की जा रही थी। इस घटना को ना धन पलायन का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें बंगाल के काश्तकारों ने अपने अंगूठे तक कटवा लिए थे। मैंने पिछले क्लास में आपको इसका विवरण कर दिया। तो उन्होंने अपने अंगूठे कटवा लिए। क्यों? क्योंकि अब उनका माल यहाँ पे बिकने वाला, खरीदने वाला कोई है नहीं, क्योंकि वो माल बहुत महंगे होते थे और अंग्रेजों के माल बहुत ही सस्ते होते थे। तो ये सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत, ये हमें कहाँ से पता चला? वो हमें पता चला दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी इन अनब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो 1867 में लिखी गई। तो 1608 से 1757 में तो भारत के लिए फायदेमंद था, लेकिन 1757 से 1947 तक, या मैंने 1857 लिखा, उसके बाद तो ब्रिटिश सरकार आ गई। उसके बाद कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर। ये मैंने 1857 तक का पूरा वर्णन आपको कर दिया। ये चीज जैसे ही ये सिद्धांत उस किताब में लिखा गया, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और वो सिद्धांत जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, किसने पढ़ना शुरू कर दिया? वे व्यक्ति जो भारत में डलहौसी के द्वारा
और मैकाले की शिक्षा पद्धति से जब लोगों ने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ, अब उन्हीं लोगों ने कहा भैया अंग्रेज अब तुम यहाँ से निकलो, और तुम क्या कर रहे हो, हमारा शोषण कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, भारत से सस्ते दाम पे कच्चा माल ले जाते हो और उसी माल को तैयार करके फिर वही माल भारत में बेच देते हो, अब ये यहाँ पे नहीं चलेगा। तो एक कहावत है कि आप मूर्ख व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं? तो उन पढ़े लिखे व्यक्तियों में से दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अंग्रेज यहाँ पे जो है वो भारत के लोगों का शोषण करना शुरू। तब भारत का जो वायसराय, जिसका नाम है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना, तो इसने इटावा, पहले इटावा का था, बाद में बरेली का, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय वो बरेली का डीएम था, बरेली का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड अधिकारी, उसका नाम था A.O. इसका पूरा नाम है एलन ऑक्सुडियम ये ना पहले जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो ये बरेली का एक डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। इसको लॉर्ड डफरिन ने ये सुझाव दिया और कुछ पढ़े लिखे ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, इन लोगों को काम दिया गया, टास्क दिया गया, क्या दिया गया, अब सुनिएगा, कि वैसे भारतीय जो सरकार के विरुद्ध में उंगली उठा रहे हैं, सरकार के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं, उन सभी को क्या करो, आपको मनाइए, उनको अपने फेवर में कीजिए और उनका सुरक्षित बनने का आप घोषणा कीजिए और उनको ऐसे पदों पे बैठा दीजिए ताकि वो चुप हो जाए। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, जैसे ही धन पलायन का सिद्धांत किया, जैसे ही उन्होंने इस सिद्धांत को दिया ना, इसके तुरंत बाद, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ दिनों के बाद क्या किया, ब्रिटिश संसद में इनको ना ब्रिटिश संसद का सदस्य बना दिया गया इनको, और ब्रिटिश संसद का उस सदस्य का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा, वही राज्यसभा का इनको सदस्य बना दिया गया, इनको दादा भाई नौरोजी को। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो असंतुष्ट भारतीय हैं, जो अब अंग्रेजों के खिलाफ उंगली उठाना शुरू कर दिया, उन असंतुष्ट भारतीयों को क्या किया, वो अब शांत कराने की कोशिश करनी शुरू कर दी, बोले कि अब चुप हो जाइए, अब देखिए मैंने आपको ऊंचे पदों पर बैठा दिया, लेकिन अब जो है आप ऊंचे पदों पर बैठा दिया, अब शांत हो जाइए। तो ऐसे व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य बना दिया, लेकिन इनको बनाया ना, और भी तो भारतीय थे, उन्होंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी खामियां हुई, ये तो अंग्रेजी यहाँ पे आया, ये तो लूटपाट मचा दिया। तो वैसे पढ़े लिखे भारतीयों को लेकर उन्होंने क्या किया, अब एक संगठन बनाना शुरू कर दिया, और उस संगठन का नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन उससे पहले की कुछ बातें, और मैं आपको बहुत छोटी छोटी संस्थाएं बनी। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, 1884 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम था इंडियन नेशनल, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी पहली जो है ना, इंडियन नेशनल यूनियन की पहली बैठक जो है वो पूना में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया, पूना। इसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण लोगों का को निमंत्रण दिया गया कि आप आइए, बैठ के इसमें बातचीत करेंगे। अब इसकी बैठक 1885 में, कहाँ पे, 1885 में, मार्च 1885 में, ठीक है ना, मार्च
1885 में क्या किया गया, बंबई में दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, इंडियन नेशनल यूनियन की, इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक बॉम्बे में बुलाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जैसे प्रस्ताव रखा ना, तो इसका तुरंत इसके डेट में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इससे सहमति जता दी। तो मार्च 1885 के बजाय अब उन्होंने कहा कि अब जुलाई 1885 में इसकी मीटिंग होगी। अब बंबई में ना होके अब इसकी मीटिंग कहां होगी, पुणे में होगी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुलाई के महीने में क्या होता है, महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो जाती है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र काली मिट्टी का है। तो काली मिट्टी की सबसे अच्छी बात ये होती है, बुरी बात ये होती है कि काली मिट्टी में ना चूहे के बढ़ने के मामले बहुत ज्यादा रिपोर्टेड होते हैं। और उस समय ना चूहे से एक महामारी फैल जाती थी जिसे प्लेग कहा जाता है, ठीक ना। प्लेग महामारी बम्बई में, गुजरात में बहुत ज्यादा फैलता और अभी भी फैलता है इन भारत में, जबकि इतना अच्छा चिकित्सा सुविधा होने के बावजूद भी अभी भी चूहे की प्लेग डिजीज अभी भी फैलती है। तो जुलाई 1885 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक पुणे में आयोजित करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पे इस मीटिंग को क्या किया, रद्द कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया गया। अब दादा भाई नौरोजी ने एक महत्वपूर्ण काम किया। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, उसमें बॉम्बे बोलेंगे, ठीक ना, बॉम्बे में जगह का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुआ, इंडियन नेशनल यूनियन, इसका इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक हुई। ठीक है ना, इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक हुई और इसमें इन्होंने क्या किया, 142 लोगों को आमंत्रित किया, 142, जबकि इन सब में 400 व्यक्ति को आमंत्रित किया, लेकिन इसमें क्या किया, 142 लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन सिर्फ 72 लोगों ने, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ध्यान रखना, सिर्फ 72 लोगों ने क्या किया, इसमें 72 लोगों ने इसमें भाग लिया। और दादा भाई नौरोजी के कहने पर क्या हुआ, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, किसका, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर क्या रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। का नाम रख दिया। और इस बैठक का जो पूरा इंतजाम करने की जिम्मेवारी थी वो इस व्यक्ति को थी, इसका नाम क्या है, इस सभी जिम्मेवारी उसके ऊपर थी। और इसको किसने आदेश दिया था, ये है वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को यह आदेश दिया कि ये जो असंतुष्ट भारतीय है ना, इन भारतीयों को तुम क्या करो, किसी तरीके से पैसे से इनको प्रभावित करो, लालच दो, कैसे भी करो, इनको इनकी मीटिंग बुलाए। और वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को बोला, और कुछ ब्रिटिश सिविल सेवा जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन लोगों ने क्या किया,
इन पढ़े लिखे भारतीयों को। और ये पढ़े लिखे भारतीय क्यों? क्योंकि इन भारतीयों ने अब अंग्रेजों का यह कह के विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई साहब अब आप यहाँ से निकलो। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शोषण करना शुरू करते हो। तो उनको अपना दुकान भी तो बचाना है, इनको अंग्रेजों को। तो उन्होंने क्या किया, ह्यूम ने क्या किया, इस मीटिंग की पूरा खर्चा जो है अब बोल सकते हो उठाया और इस प्रकार से उदय किया। तो अब क्या हुआ, नेचुरल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी लोग रहे होंगे, जितने भी भक्त लोग रहे होंगे, उनमें से अधिकांशतः अंग्रेजों के कहने पे तो आए होंगे, अपनी मर्जी से आए नहीं होंगे। तो जब अंग्रेजों के कहने पर आए होंगे तो नेचुरल सी बात है अंग्रेजों के साथ उनके संबंध अच्छे रहे होंगे। तब कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगाया जाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो की स्थापना जो हुई है वो अंग्रेजों के द्वारा एक सुरक्षा चक्र के रूप में, सेफ्टी वॉल, उसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षा चक्र, कांग्रेस पार्टी को आगे कर दिया। सुरक्षा चक्र के रूप में अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल जिसे कहा जाता है, सुरक्षा चक्र से कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी का उपयोग एक सुरक्षा चक्र के रूप में किया गया, ठीक ना। तो अब ये कांग्रेस पार्टी को ये आरोप लगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा चक्र के रूप में प्रयोग किया, और वो आपके सामने है। और ये बात बहुत तक एक सही रही। मैं आप इसको जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे बिल्कुल सही रही कि 1885 से 1915 तक, अब एक कल्पना कीजिए, आगे मैं फिर समझाऊंगा। 1885 से 1915 तक आखिर ऐसी क्या बात हुई कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी में लोकप्रिय नहीं हो पाई? तो रीजन होना चाहिए ना। तो इसका लोकप्रिय नहीं होने का मुख्य कारण क्या था कि इस पार्टी में जितने भी इसके सदस्य थे या मेंबर थे, उनको वो सभी के सभी ना वो आम आदमी नहीं थे। वो सभी के सभी समाज के ऐसे वर्ग से संबंध रखते थे, जिन्हें आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता। जैसे राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ, उनको आम आदमी से क्या मतलब होगा? तो उनको जब आम आदमी से कोई मतलब नहीं होगा तो वही उसमें भाग लेते थे। और एक सोचिए कि 1885 से 1915 तक, और मैंने आपको क्या बोला, आप हमेशा वो भी चीज पढ़ें उसके दोनों पक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष। मैं रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पे आलोचना करता हूँ। 1885 से 1915 तक अभी आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी अधिवेशन होते थे, अधिवेशन शुरू होने से पहले और अधिवेशन खत्म होने के बाद एक नारा लगाया जाता था, क्या कि ब्रिटिश साम्राज्य आपकी जय हो, ब्रिटिश राजा आप दिन दिने रात हो रहे हों, आपकी आयु दीर्घायु हो, आप लंबे समय तक जिए। ये कौन बोलते थे? ये वे लोग बोलते थे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता के रूप में कार्य करते थे। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। 1911 में एक घटना घटी जिसे हम लोग बोलते हैं 1911 में घटना घटी। उस घटना को कहा जाता है तीसरा दिल्ली दरबार, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? तीसरा दिल्ली दरबार। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आया और उसकी पत्नी मैरी आई। और मैं ध्यान रखना, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, जबकि यह सत्य था, मेरा अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। तो जॉर्ज पंचम भारत आया और उसकी पत्नी आई, और उस पूरे आयोजन पर दिल्ली को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया। उस आयोजन पे 47 लाख रुपए खर्च हुए, 47 लाख रुपए खर्चा हुआ। अब मेरा प्रश्न यह है आप लोगों से, ठंडे दिमाग से सोचेगा कि उसी समय 1909 से 10 और 1910 से 11, और उस समय का 47 लाख, समझ रहे हो ना, उस समय का 47 लाख अभी से अगर चुना करा जाए लगभग अरबों खरबों में जाकर बैठेगा ये। 1910, 1909 से 1910 और 1910 से 1911 बंगाल में ना भीषण अकाल, और इस अकाल में लगभग
लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। बंगाल में 3 महा भयंकर अकाल आया, एक 1909 से 1911, एक 1921 में आया, और तीसरा जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 और 42 में, ये 3 भयंकर अकाल आया है बंगाल में, जिसमें करोड़ों लोग की जान गई। तो 1909 से 1910 और 1910 से 1911 में क्या हुआ, बंगाल में भयानक अकाल हुआ। अब मैं आप लोगों से दिल के हाथ रखकर पूछेगा कि क्या बंगाल से ये जो मानव की त्रासदी हुई, मानव भूख से मर रहा है, वो ज्यादा जरूरी है, उसकी सेवा करनी ज्यादा जरूरी है, ये 47 लाख रुपए जो पानी की तरह अपने जनता के पैसे को सजावट में जो सजाया, वो ज्यादा जरूरी है? ये तो कॉमन सी बात है कि जनता की सेवा करनी ज्यादा जरूरी है, पर जनता भाड़ में जाए, जनता की कोई आपको परवाह है नहीं। उन्होंने क्या किया, वो 47 लाख रुपए, 47 लाख रुपए ये कोई लंदन से तो आया नहीं था, वो भारत के पैसे थे और भारत के लोगों का पैसा था। अब भारत के लोगों पे खर्च ना होके वो ब्रिटिश राजा के सम्मान में खर्चा हो रहा है, और उसी ब्रिटिश राजा के सम्मान में क्या हुआ, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना गाया। गाना क्या गाया, जन गण मन अधिनायक। इसको जब अगर हिंदी में आप करोगे तो जन मतलब क्या होता है, आम आदमी, गण मतलब राज, जन गण इनके मन, यानी कि जो मन है इनके अधिनायक। अधिनायक मतलब क्या होता है, स्वामी, पति, मालिक, पिता। जन गण मन अधिनायक, आपकी जय हो। तो पिता कौन है, राजा जॉर्ज पंचम है, क्योंकि वही प्रमुख था। आपकी जय हो। भारत भाग्य विधाता, और आप तो भारत के भाग्य के विधाता हैं, मालिक हैं। कैसे, पंजाब मतलब पाकिस्तान और अपना पंजाब, सिंध, गुजरात मराठा, गुजरात मराठा मतलब महाराष्ट्र, द्रविड़, द्रविड़ मतलब पूरा दक्षिण भारत क्या, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, द्रविड़, उत्कल उड़ीसा, बंग उसमें बंगाल और बिहार था, बंग, विंध्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल, यमुना गंगा, यमुना गंगा उत्तर प्रदेश में। तो एक ही झटके में टैगोर ने क्या किया, पूरे भारत को उसमें शामिल कर दिया। द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना गंगा, उच्छल जलज तरंग। और उच्छल जलज तरंग मतलब कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, ये इनकी जो समुद्र की लहरें हैं वो आपके पैर पखा लेंगे। उच्छल जलज तरंग। तब सुबह नामे जागो, और जागने के बाद, प्रत्येक सुबह जागने के बाद आपके शुभ नाम को लेती है, और तब सुबह आशीष मांगे, और आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा ये लोग मांगते हैं। कौन, पूरे भारत के लोग। गाते तब जय गाथा, और आपकी गाथा हमेशा ये लोग क्या करते हैं, गाते रहते हैं। तो आप पूछेगा ये गाना किसने लिखा, ये गीत किसने लिखा, आज हमारे ये राष्ट्रीय गान है, मैं इसका अब इसका परिवेश जो है वो उस संबंध में नहीं है, लेकिन ये गाना उस समय गाया गया, 1911 में गाया गया। तो अब जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये गाना लिखा तो 1911 में ये गाना दिल्ली में सुनाया गया, और इसके बमुश्किल कुछ दिनों के बाद, 1.5 साल के बाद, उनकी पुस्तक गीतांजलि को नोबेल का पुरस्कार मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्योंकि अंग्रेजों के सम्मान में कार्य करने के लिए उनको एक उपाधि दी गई, जिसे सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर, या इसको इंग्लिश में नाइटहुड कहते हैं, नाइटहुड की उपाधि। तो इससे क्या पता चलता है, इन लोगों ने क्या होगा, अंग्रेजों के सम्मान में भरपूर सेवाएं दी होंगी। और ये सर और नाइटहुड की उपाधि तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति, जैसे भारत रत्न मिलता है, तो भारत रत्न कब मिलता है, भाई पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी ना मिलेगा। फिर पाकिस्तान में एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको मिला, क्या इमरान खान को मिलेगा भारत का रत्न? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने देश का है, अपने देश का। तो भारत रत्न किसको मिला, भारत रत्न मिला है अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, एपीजे अब्दुल कलाम को। क्यों, सचिन तेंदुलकर को, क्यों, इन लोगों ने भारत के लिए सेवाएं दी। तो ठीक वैसे ही ये पुरस्कार तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन के लोगों के लिए सेवाएं अपनी प्रदान करता है, और इस आधार पर उनको क्या मिला, नाइटहुड की उपाधि मिली। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, और ऐसे पता नहीं कितने भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना में अपना योगदान दिया, और इस योगदान के बदले क्या हुआ, उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले। और गिफ्ट का मतलब क्या हुआ, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया गया, और ऊंचे पदों पर बैठाने के बाद क्या हुआ, उन्हें
इस प्रकार की उपाधि प्रदान करनी शुरू हो गई। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखिए फिर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब धन पलायन का सिद्धांत जब भारत में फैल गया, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, तब वाइसराय लॉर्ड डफरिन ने एओयू और सिविल सेवा के रिटायर्ड जो ऑफिसर थे उनको यह जिम्मेवारी सौंपी कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं उन भारतीयों को क्या करें, आप जो है इकट्ठा कीजिए और उन्हें लालच दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनको ऐसे पदों पर बैठा दिया जाए कि उनके जो असंतोष की भावना है वो कम हो जाए, और वो उनका एक ऐसा संगठन बनाइए जो संगठन में वो अपनी बात यहाँ तक रखें और उनकी बातों को हम क्या करें, डील करें, उनकी बातों की समस्या को हम सुधार करें। और उस सुधार करने के संबंध में जो बैठक हुई, तो 1884 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, और इसकी पहली बैठक कहां पे हुई, पुणे में हुई। लेकिन पुनः क्या हुआ, मार्च 1885 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक जो अगली बैठक होने वाली थी वो बॉम्बे में आयोजित किया, करने का फैसला लिया, पर अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनमें से अधिकांश लोगों ने आने से इनकार, असमर्थता व्यक्त कर दी। लेकिन जुलाई 1885 में दादा भाई नौरोजी ने पुनः इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना बैठक अब पुणे में बुलाने का निर्णय किया। पर पुणे में बुलाने का निर्णय इसलिए किया कि वहां पे बुलाया जाएगा जुलाई के महीने में, लेकिन क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा हो गई और वहां पे प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसके कारण ये बैठक को किया गया, स्थगित किया गया। लेकिन अब क्या हुआ, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक हुई और इसमें 142 लोगों को निमंत्रण दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन सिर्फ 72 लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया, इसकी जो अध्यक्षता जो है, पहले अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष उनका नाम है WC बनर्जी, इनका नाम है व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, उनके सलाह पर क्या हुआ कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम, ये जो है ना इंडियन नेशनल यूनियन, इसका नाम पलट कर क्या रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। जिसकी पहली बैठक क्या हो गई, वो जिसकी पहली बैठक बॉम्बे में आयोजित किया गया, कहां पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई, और इसके पहले कौन थे, डॉक्टर व्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा चक्र के रूप में, एक सेफ्टी वॉल के रूप में प्रयोग किया और उसे अंग्रेजों की सहायता के लिए पार्टी की स्थापना की गई। लेकिन ये बात तब तक रही जब तक इसके एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। जब तक उनकी एंट्री नहीं हुई और वैसे लोग अगर नहीं आते तो संभवतः कांग्रेस पार्टी का छूट नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, महात्मा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को 1915 के बाद, मैंने तभी यहाँ पे डेट लिखा है कि इस साल में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ वे व्यक्ति जानते थे जो समाज के सबसे ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग थे, समाज के सबसे पिछले तबके के निवासी थे, वही इसको जानते थे। लेकिन गांधी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को 1916-1917 में इसे आम आदमी का पार्टी बना दिया। लेकिन हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1885 से लेकर 1915 के बीच में कांग्रेस पार्टी जो थी ना, वो आम आदमी की पार्टी नहीं बनी। वो तो थैंक यू बोलिए किसको, बाल गंगाधर तिलक को, लाल बाल पाल को और गांधी को, जिन्होंने क्या किया, 1915 के बाद कांग्रेस पार्टी जो पार्टी थी, उस पार्टी को आम आदमी की पार्टी बना के रख दिया। तो आज का जो लेक्चर है कांग्रेस पार्टी का वो इतना ही है। इसको अगला लेक्चर जो होगा इसके दूसरे भाग में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अधिवेशन और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, इन घटना का पूरा विस्तार से वर्णन किया जाएगा। फिर इसी क्लास में, अगले क्लास में कांग्रेस पार्टी का विभाजन कैसे हुआ, उसके महत्वपूर्ण नेता कौन कौन है, उन नेताओं का वर्णन मैं करूंगा।